चैप्टर 29 प्रस्थान के क्षण से ही यात्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे रेगिस्तान को पीछे छोड़ना चाहते थे, जो उनके लिए लगभग जानलेवा हो चुका था। सुबह करीब 9:15 बजे उन्हें वनस्पति के कुछ चिन्ह दिखाई दिए। रेत के उस समुद्र पर घास फूस तैर रहे थे और समुद्र की सतह पर उगने वाली घासों की तरह किनारे की निकटता का संकेत दे रहे थे। हरे पौधे उन कंकरों के बीच से डरकर झांक रहे थे जो उस विशाल विस्तार की चट्टानें थीं। क्षितिज पर लहरदार रेखाओं में पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन बहुत कम ऊंचाई की। घने कोहरे से दबी उनकी रूपरेखा स्पष्ट थी, लेकिन अस्पष्ट। हालांकि नीरसता गायब होने लगी थी। डॉक्टर ने इस प्रकार प्रकट हुए नए देश का हर्षपूर्वक स्वागत किया और मस्तूल के शीर्ष पर नजर रखने वाले नाविक की तरह वो ऊंची आवाज में चिल्लाने के लिए तैयार था। भूमि हो, भूमि। 1 घंटे बाद महाद्वीप उनकी निगाहों के सामने फैल गया, अब भी जंगली, लेकिन कम समतल, कम उजाड़ तथा भूरे आकाश के सामने कुछ पेड़ उभरे हुए थे। शिकारी ने कहा, आखिरकार हम एक सभ्य देश में हैं। सभ्य, खैर, ये बोलने का एक तरीका है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। फर्ग्यूसन ने कहा, हमारी वर्तमान यात्रा दर के अनुसार हमें उन्हें देखने में अधिक समय नहीं लगेगा। क्या हम अभी भी नीग्रो देश में हैं, डॉक्टर? हाँ, और हम अरबों के देश की ओर जा रहे हैं। क्या असली अरब, सर, अपने ऊँटों के साथ? नहीं, बहुत ज्यादा ऊँट नहीं हैं। इन इलाकों में वे दुर्लभ हैं या फिर पूरी तरह से अज्ञात हैं। उन्हें देखने के लिए हमें कुछ डिग्री उत्तर की ओर जाना होगा। अफसोस की बात है। और क्यों? क्योंकि अगर हवा विपरीत दिशा में चली तो वे हमारे काम आ सकते हैं। ऐसा कैसे? ठीक है, सर, ये सिर्फ एक विचार है जो मेरे दिमाग में आया है। हम उन्हें कार से जोड़ सकते हैं और उन्हें अपने साथ खींच सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर? बेचारा जो, तुमसे पहले ही किसी और के मन में यह विचार आया था। ये सच है कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली फ्रांसीसी लेखक एम. मेरी ने एक रोमांस में इसका इस्तेमाल किया था। उसने अपने यात्रियों को ऊँटों के एक दल द्वारा गुब्बारे में खींच कर ले जाया, फिर एक शेर आया, ऊँटों को खा गया, रस्सी को निगल गया और उनकी जगह गुब्बारे को खींच लिया, और कहानी में आगे भी ऐसा ही चलता रहा। आप देख सकते हैं कि यह पूरी बात कल्पना की पराकाष्ठा है, लेकिन इसमें हमारी हरकतों की शैली से कोई समानता नहीं है। जो को जब ये पता चला कि उसका विचार पहले ही प्रयोग किया जा चुका है, तो वह थोड़ा हताश हुआ। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये कल्पना करने की कोशिश की कि किस जानवर ने शेर को खाया होगा, लेकिन वह इसका अनुमान नहीं लगा सका और इसलिए चुपचाप देश का दृश्य देखता रहा। उसके सामने मध्यम आकार की एक झील फैली हुई थी, जो पहाड़ियों के एक अखाड़े से घिरी हुई थी, जिसे फिर भी पहाड़ की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। वहाँ घुमावदार घाटियाँ थीं, जो असंख्य और उपजाऊ थीं, जिनमें सबसे विविध वृक्षों की उलझी हुई झाड़ियाँ थीं। अफ्रीकी तेल का पेड़ उस ढेर से ऊपर उठा हुआ था, जिसके डंठल पर 15 फुट लंबी पत्तियां थीं और डंठल तीखे कांटों से जड़ी हुई थीं। बॉम्बैक्स या रेशम कपास का पेड़ अपने बीजों के महीन पंखों से हवा को भर देता था। कंडनस, अरबों के कैंडा की तीखी गंध उस ऊंचाई तक हवा को सुगंधित करती थी जहां विक्टोरिया तैर रही थी। पपीता का पेड़ अपनी ताड़ के आकार की पत्तियों के साथ, स्टेक्यूलिया जो सूडान अखरोट पैदा करता है, बाओबाब और केले का पेड़ इन अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की प्रचुर वनस्पतियों को पूरा करते थे। डॉक्टर ने कहा, ये देश बहुत बढ़िया है। यहाँ कुछ जानवर हैं, जो ने कहा। आदमी भी दूर नहीं है। ओह, कितने शानदार हाथी हैं। कैनेडी ने कहा, क्या शूटिंग का कोई तरीका नहीं है? हम इतनी तेज धारा में कैसे रुक सकते हैं? नहीं, देख, तुम्हें अभी टेंटालस की यातना का थोड़ा सा स्वाद चखना चाहिए। बाद में तुम इसकी भरपाई कर लोगे। और सच में, एक खिलाड़ी की कल्पना को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त था। डिक का दिल उसके सीने में उछल पड़ा जब उसने अपने प्यूडी के बट को पकड़ लिया। इस क्षेत्र के जीव जंतु भी उतने ही आकर्षक थे जितने कि इसके वनस्पति। जंगली बैल घने घास फूस में मजे लेता था जो अक्सर उसके पूरे शरीर को छिपा लेता था।
सबसे विशाल आकार के भूरे, काले और पीले हाथी जंगलों में एक जीवित तूफान की तरह तेजी से आगे बढ़ते थे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ते, चीरते, नष्ट करते हुए। पहाड़ियों की लकड़ीदार ढलानों पर झरने और झरने उत्तर की ओर बहते थे, वहां भी दरियाई घोड़े अपने विशाल आकार को नहलाते थे, पानी में उछलते और सूंघते हुए। और 12 फीट लंबे, सील जैसे शरीर वाले लेमेंटाइन किनारों पर खुद को फैलाते थे, अपने गोल स्तनों को दूध से सूजकर सूरज की ओर मोड़ते थे। यह एक अद्भुत गर्म घर में दुर्लभ और विचित्र जानवरों का एक पूरा चिड़ियाघर था, जहां हजारों रंगों के पंखों वाले असंख्य पक्षी धूप में चमकते और फड़फड़ाते थे। प्रकृति की इस विलक्षणता से डॉक्टर ने एडमोवा के शानदार साम्राज्य को पहचान लिया। अब हम आधुनिक खोज के क्षेत्र में प्रवेश करने लगे हैं। मैंने पिछले यात्रियों की खोई हुई गंध को पुनः प्राप्त कर लिया है। यह एक सुखद अवसर है, मेरे मित्रों, क्योंकि हम कैप्टन बर्टन और स्पीक के परिश्रम को डॉक्टर बार्थ के अन्वेषणों से जोड़ सकेंगे। हमने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है और अब हम हैम्बर्गर तक पहुंच चुके हैं। हमें उस साहसी खोजकर्ता द्वारा प्राप्त चरम बिंदु तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। कैनेडी ने टिप्पणी की, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों खोजे गए मार्गों के बीच बहुत बड़ा भूभाग है, कम से कम यदि मैं उस दूरी के आधार पर अनुमान लगाऊं जो हमने तय की है। ये निर्धारित करना आसान है, नक्शा लें और देखें कि स्पी के द्वारा पहुंचे गए उकेरे हुए झील के दक्षिणी बिंदु का देशांतर क्या है। ये 37वें डिग्री के करीब है। और योला शहर, जिसे हम आज शाम को देखेंगे और जहां तक बार्थ पहुंचा था, उसकी स्थिति क्या है। ये पूर्वी देशांतर के लगभग 12वें अंश पर है। तो फिर 25 डिग्री हैं, या प्रत्येक को 60 मील गिनकर कुल मिलाकर लगभग 1500 मील। जो ने कहा, यह उन लोगों के लिए एक अच्छी छोटी सैर है जिन्हें पैदल जाना पड़ता है। हालांकि ये पूरा हो जाएगा। लिविंगस्टोन और मोफेट इस लाइन को अंदरूनी इलाकों की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। न्यासा, जिसे उन्होंने खोजा है, बर्टन द्वारा देखी गई तांगानाइका झील से बहुत दूर नहीं है। सदी के अंत से पहले निस्संदेह इन क्षेत्रों की खोज की जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने अपने कंपास से परामर्श करते हुए कहा, मुझे खेद है कि हवा हमें इतनी दूर पश्चिम की ओर ले जा रही है। मैं उत्तर की ओर जाना चाहता था। 12 घंटे की प्रगति के बाद विक्टोरिया ने खुद को निग्रटिया की सीमा पर पाया। इस क्षेत्र के पहले निवासी, चौआज़ अरब, अपने भटकते हुए झुंडों को खिला रहे थे। क्षितिज के ऊपर दिखाई देने वाले अटलांटिका पर्वत के विशाल शिखर, ऐसे पहाड़ जिन पर अभी तक किसी यूरोपीय का पैर नहीं गया था और जिनकी ऊंचाई 10,000 फीट आंकी गई है। उनका पश्चिमी ढलान अफ्रीका के इस क्षेत्र में समुद्र की ओर सभी जल के प्रवाह को निर्धारित करता है। वे महाद्वीप के इस हिस्से के लिए चंद्रमा के पर्वत हैं। अंततः एक वास्तविक नदी ने हमारे यात्रियों की निगाहें अपनी ओर खींची और उसके आसपास दिख रहे विशाल चींटी के टीलों से डॉक्टर ने बेनोई को पहचान लिया, जो नाइजर की महान सहायक नदियों में से एक है, जिसे स्थानीय लोग पानी का फव्वारा कहते हैं। डॉक्टर ने अपने साथियों से कहा, यह नदी एक दिन निग्रटिया के अंदरूनी इलाकों से संपर्क का स्वाभाविक माध्यम बन जाएगी। हमारे एक बहादुर कप्तान की कमान में स्टीमर प्लीएड पहले ही योला शहर तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि हम किसी अनजान देश में नहीं हैं। बहुत से गुलाम खेतों में काम कर रहे थे, सोरगो की खेती कर रहे थे, जो एक प्रकार का बाजरा है जो उनके भोजन का मुख्य आधार है। और जब विक्टोरिया उल्का की तरह तेजी से आगे निकल गया तो लोगों के आश्चर्य की सबसे मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्तियां होने लगीं। उस शाम गुब्बारा योला से लगभग 40 मील दूर रुका और उसके आगे, लेकिन दूरी पर, माउंट मेंडिफ के 2 तीखे शंकु उभरे। डॉक्टर ने अपने लंगर फेंके और एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर मजबूती से चढ़ गया, लेकिन एक बहुत तेज हवा ने गुब्बारे पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह अपनी तरफ गिर गया, जिससे गाड़ी की स्थिति कभी कभी बेहद खतरनाक हो जाती थी। फर्गुसन ने पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं की और वह बार बार लंगर की रस्सी काटकर तूफान से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आखिरकार तूफान थम गया और गुब्बारे का कंपन खतरनाक होना बंद हो गया। अगले दिन हवा थोड़ी धीमी थी, लेकिन ये हमारे यात्रियों को योला शहर से दूर ले गई, जिसे हाल ही में फॉयलान ने फिर से बनाया था,
जिसने फर्ग्यूसन की जिज्ञासा को उत्तेजित किया। हालांकि उसे उत्तर की ओर और थोड़ा पूर्व की ओर जाने का मन बनाना पड़ा। कैनेडी ने इस बेहतरीन शिकार देश में रुकने का प्रस्ताव रखा और जो ने घोषणा की कि ताज़े मांस की ज़रूरत महसूस होने लगी है, लेकिन देश के बर्बर रीति रिवाज, लोगों का रवैया और विक्टोरिया पर कुछ गोलियां चलने के कारण डॉक्टर को अपनी यात्रा जारी रखने की सलाह दी गई। वे तब एक ऐसे क्षेत्र को पार कर रहे थे जो नरसंहार और आगजनी का दृश्य था, और जहां बर्बर सुल्तानों के बीच युद्ध जैसे संघर्ष, सबसे क्रूर नरसंहार के बीच अपनी शक्ति के लिए संघर्ष, कभी नहीं रुकते। लंबी लंबी झोपड़ियों वाले कई और घनी आबादी वाले गांव चौड़े चरागाहों के बीच फैले हुए थे, जिनकी घनी घास बैंगनी रंग के फूलों से लदी हुई थी। झोपड़ियां, जो विशाल मधुमक्खियों के छत्तों जैसी दिखती थीं, घने बाड़ों के पीछे छिपी हुई थीं। जंगली पहाड़ी ढलानें और गड्ढे अक्सर देखने वाले को स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स की घाटियों की याद दिलाते थे, जैसा कि कैनेडी ने एक से अधिक बार कहा था। डॉक्टर अपनी सारी कोशिशों के बावजूद सीधे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते रहे, माउंट मैंडिफ की ओर, जो बादलों के बीच खो गया था। इन पहाड़ों की ऊंची चोटियां नाइजर की घाटी को चैग झील के बेसिन से अलग करती हैं। इसके तुरंत बाद बागेले नदी दिखाई दी, जिसके किनारे 18 गांव ऐसे चिपके हुए थे जैसे बच्चों का पूरा झुंड अपनी मां की गोद में हो। देखने वाले के लिए यह एक शानदार नज़ारा था जिसकी नज़र एक ही बार में पूरी तस्वीर को अपने अंदर समाहित कर लेती थी। यहाँ तक कि खड्डे भी चावल और अर्चाइड के खेतों से ढकी हुई दिखाई देती थीं। 3 बजे तक विक्टोरिया माउंट मैंडिफ के ठीक सामने थी। इसे टालना असंभव था, केवल एक ही काम था कि इसे पार किया जाए। डॉक्टर ने तापमान को 180 डिग्री तक बढ़ाकर गुब्बारे को लगभग 1600 पाउंड का नया आरोही बल दिया, और यह 8000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया, जो यात्रा के दौरान हासिल की गई सबसे अधिक ऊंचाई थी। उस समय वायुमंडल का तापमान इतना ठंडा था कि विमान यात्रियों को अपने कंबल और मोटे आवरण का सहारा लेना पड़ा। फर्ग्यूसन नीचे उतरने की जल्दी में था, गुब्बारे का आवरण फटने के संकेत दे रहा था, लेकिन इस बीच उसके पास पहाड़ की ज्वालामुखी उत्पत्ति के बारे में खुद को संतुष्ट करने का समय था, जिसके विलुप्त गड्ढे अब केवल गहरे रसातल हैं। पक्षी गुवानों के विशाल संचय ने माउंट मैंडिफ के किनारों को कैल्केरियस चट्टानों का रूप दिया, और वहां जमा इतना था कि यूनाइटेड किंगडम की सभी भूमि को खाद मिल सकती थी। 5 बजे विक्टोरिया, दक्षिणी हवाओं से सुरक्षित, पहाड़ की ढलानों पर धीरे धीरे सरकती हुई चली गई, और किसी भी बस्ती से दूर एक विस्तृत समाशोधन में रुक गई। जैसे ही यह मिट्टी से टकराए, इसे वहां मजबूती से पकड़ने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गईं, और कैनेडी, हाथ में फाउलिंग पीस लेकर, ढलान वाले मैदान में निकल गया। कुछ ही देर में वह आधा दर्जन जंगली बत्तखों और एक प्रकार के स्निप के साथ लौटा, जिसे जो ने अपने बेहतरीन अंदाज में परोसा। भोजन का भरपूर आनंद लिया गया, और रात को शांति और ताजगी भरी नींद में बिताया गया।